नमस्कार मित्रों, शिक्षक अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विनय श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सेशन की स्टार्ट हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से करते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले माँ सरस्वती को सादर प्रणाम करता हूं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है और किस स्टेप बाय स्टेप किस सीक्वेंस में पढ़ना है, आइए हम उस तरीके के बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें जो है संविधान क्या है ये पढ़ना है। संविधान क्या है ये पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है। उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान में अंतर क्या है, अंतर क्या है। फिर पढ़ना है संविधान का निर्वचन या व्याख्या। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है, फिर आप इसके बारे में पढ़ना है कि संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसके बाद आपको पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भारत का संवैधानिक विकास जो है ये दो तरफ से हुआ है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, जो कि आपका 1773 से 1853 तक हुआ। दूसरा हुआ ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत, ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत ये जो हुआ है 1858 से लेकर के 1947 तक चला है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का वर्णन। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास है ये आपके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी आता है और यही आपके मॉडर्न हिस्ट्री में भी पार्ट आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन के अंतर्गत जो हमारे संवैधानिक विकास हुआ, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो हमारे संवैधानिक विकास हुआ, ये पार्ट आपके संविधान एवं राज्य व्यवस्था का भी पार्ट है और यही पार्ट आपके जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। चलिए, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। फिर मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको जो है समझाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, अब मैं बात करता हूँ आगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप इसके बाद बात करते हैं। हम बात करते हैं संविधान की। संविधान क्या है?
संविधान को ही कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। संविधान को ही इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब संविधान क्या है? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे किसी देश का शासन का संचालन किया जाता है। मैंने क्या बताया? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन का संचालन किया जाता है। अब आप पूछेंगे प्रावधान क्या है? पूछेंगे कि प्रावधान क्या है? प्रावधान इसी को ही प्रोविज़न कहते हैं। इसी को ही प्रोविज़न कहते हैं। प्रावधान का मतलब होता है ऐसे कानून, ऐसे नियम या ऐसे कानून, ऐसे नियम जो किसी शर्त के आधार पे रख दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रावधान। अब दूसरी बात आती है कि शासन का संचालन। शासन का संचालन कैसे होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ शासन का संचालन। देखिए, जो शासन का संचालन होता है, शासन का संचालन होता है, इस शासन के संचालन करने के लिए आपको शासन के संचालन करने के लिए संचालन नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी। संचालन करने के लिए संचालन नीतियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये संचालन की नीतियां कहाँ से आएंगी? ये आएंगी संवैधानिक नीतियों से। कहाँ से आएंगी? संवैधानिक नीतियों से आएंगी। ठीक दिख रहा है? शासन का संचालन कहाँ से आएगा? संचालन की नीतियाँ देंगी। और संचालन की नीतियाँ कहाँ से आएंगी? संवैधानिक नीतियों से आएंगी। और ये संवैधानिक नीतियाँ कहाँ से आएंगी? किसी संविधान से आएंगी। कहाँ से आएंगी? किसी संविधान से आएंगी। और यही संविधान क्या करता है? किसी शासन का संचालन करता है। यही संविधान क्या होता है? किसी शासन का संचालन करता है। तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी भी देश की शासन का संचालन किससे चलता है? संविधान से। अर्थात संविधान क्या है? संविधान ही मूलभूत है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कह सकते हैं कि शासन के संचालन का आधार, शासन के संचालन का आधार क्या है? शासन के संचालन का आधार क्या है? संविधान है, जो मैंने अभी आपको ब्लॉक से दिखा दिया। शासन के संचालन का आधार क्या है? शासन के संचालन का आधार क्या है? संविधान है कि नहीं है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शासन का संचालन जो है करते कैसे हैं। अब शासन का संचालन, शासन का संचालन मैं आपको बता दूं, शासन का संचालन जो है हमारी 4 नीतियों से होता है। किसी भी देश की शासन का संचालन 4 नीतियों से होता है। उस नीतियों में राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और आपकी राजनीति, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और प्रशासन आता है। 4 आते हैं। शासन का संचालन कितनी नीतियों से होता है? 4 नीतियों के माध्यम से होता है। वो कौन कौन सी नीतियां हैं, हम आपकी उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वह राजनीति के माध्यम से होता है शासन का संचालन। दूसरा, प्रशासन के माध्यम से। तीसरा, विदेश नीति के माध्यम से। चौथा, अर्थव्यवस्था के माध्यम से।
मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा कैसे शासन का संचालन होता है। किसी भी देश की शासन का संचालन इन 4 नीतियों के माध्यम से होता है। और इन 4 नीतियों के माध्यम से कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी देश के संविधान में जो कोई भी अमेंडमेंट होता है या जो कोई भी कानून बनता है, विधेयक बनता है, वो हमारे सांसद, विधायक, MP, MLA जो भी हैं वो राजनीतिक के माध्यम से ही पेश करते हैं, उसकी के माध्यम से ही हमारे लागू करते हैं। करने के बाद और प्रशासन के माध्यम से शासन का संचालन कैसे चलता है, जैसे मान लीजिए एक ज़िले में एक छोटा एक थाना है, उस थाने के अंतर्गत जो भी जनता आती है उसको ये चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये चीज़ें आप ये कानून के अंतर्गत हैं, इसका उल्लंघन करने पे आपको ये दंड मिलेगा, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हैं तो आप फ्री हैं। यानी कि शासन बनाए रखने के लिए वहाँ प्रशासन ये सब चीज़ें जनता को बताती है, जनता भी जानती है, इसे ही हमारा शासन का संचालन चलता है। विदेश नीति के माध्यम से शासन का संचालन, विदेश नीति के माध्यम से शासन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। जैसे कि सुरक्षा परिषद है, तो सुरक्षा परिषद का काम क्या है, कोई भी देश किसी देश की सीमा अधिग्रहण ना करे, कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण ना करे, मानवाधिकार का हनन न हो, जितने भी प्रकार के नियम बनाए जाते हैं सब इन्हीं के माध्यम से होता है। और अर्थव्यवस्था के माध्यम से शासन का संचालन, अर्थव्यवस्था भी किसी देश की शासन संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मित्रों, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और संविधान के बारे में तो हो गया, अब हम राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। संविधान के बारे में हो गया, हम किसके बारे में बात करते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था जो है यह संविधान का एप्लीकेशन है, संविधान का एप्लीकेशन बोले तो अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग है, संविधान का अनुप्रयोग है। ठीक है, हम कह सकते हैं जब संविधान के सिद्धांत को व्यवहार के रूप में लागू किया जाता है तो जो मुद्दे उभर कर आते हैं वही मुद्दे क्या करते हैं, राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं। क्या है, जब संविधान के सिद्धांत को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वह राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक, निर्माण करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं कह रहा हूं कि राज्य व्यवस्था संविधान का ही एप्लीकेशन है। अब बात आती है जब संविधान के सिद्धांत को व्यवहार में लागू किया जाता है तो जो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वही हमारा क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया क्या है, इससे आपको क्या समझ में आ गया ये चीज़ें। चलिए आगे की बात करते हैं। मैंने संविधान भी देख लिया, राज्य व्यवस्था भी देख लिया, अब बात करते हैं संविधान क्या है। संविधान क्या है, संविधान सैद्धांतिक है। संविधान क्या है, सैद्धांतिक। और राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, व्यवहारिक है। हाँ मित्रों, संविधान सैद्धांतिक होता है और राज्य व्यवस्था व्यवहारिक होता है। इसे हमारा स्पष्ट हो गया, संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों अलग हैं। संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, हमारे अलग हैं। अब मैंने दूसरा बताया था संविधान का निर्वचन या
व्याख्या, संविधान का निर्वचन या व्याख्या। अब बात आती है दूसरा पॉइंट, संविधान का निर्वचन या व्याख्या। संविधान का निर्वचन या व्याख्या के अंतर्गत हम आपकी बात कर रहे हैं संविधान। इस संविधान में आता है क्या, भाग। इस भाग को बोलते हैं पार्ट बोलते हैं। संविधान के अंदर भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं, पार्ट। इस भाग के अंतर्गत आता है अध्याय यानी कि चैप्टर बोलते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत आपका आता है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, अनुच्छेद आता है। इस अनुच्छेद में आपका आता है एक परंतुक, परंतुक और उप परंतुक। परंतुक को कहते हैं क्लॉज, उप परंतुक को कहते हैं सब क्लॉज। परंतुक को क्या कहते हैं, सब क्लॉज। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, क्या लिखा, हमने कहा इस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि आर्टिकल के अंतर्गत आपका आता है परंतुक यानी कि क्लॉज। उसके बाद आपका आता है उपपरंतुक यानी कि सब क्लॉज की बात करते हैं, यानी कि क्लास की बात करते हैं और उपपरंतुक यानी सब क्लास की बात करते हैं। जो क्लॉज होता है इसको हम इस तरह की एक ब्रैकेट के रूप में दिखाते हैं। किसको, यह जो होता है एक ब्रैकेट के रूप में लिखा होता है, और उपपरंतुक जो होता है यह डबल ब्रैकेट के रूप में होता है। यानी इसको पढ़ने का तरीका, मित्रों इसको बताने का तरीका ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ते समय कभी कभी एक क्लास एक ब्रैकेट का प्रयोग करता है, कभी कभी डबल ब्रैकेट का प्रयोग करता है, तो गलती से सब लोग एक ही चीज़ें पढ़ लेते हैं, जबकि दोनों पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इससे आपका अनुच्छेद गड़बड़ हो जाएगा, आप उसको पढ़ने का तरीका आपको नहीं पता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए आप, उदाहरण के लिए लिखा है 39A। इसका मतलब क्या है, ये जो अनुच्छेद है 39A यानी कि ए जो है वो क्या है, ए 39 का हिस्सा है, 39 का हिस्सा है क्योंकि क्लास है। अगर लिखा होगा 39A तो इसका मतलब क्या है, ए जो है 39 का हिस्सा नहीं है। समझ में आ गया आपको क्या है। अगर 39A ब्रैकेट में ए लिखा है तो इसका मतलब ए जो है भाग है, इस 39 आर्टिकल 39 का क्या है, भाग, एक पार्ट है। और अगर लिखा है, जैसे लिखा है आर्टिकल 19 का 1A, इसका मतलब क्या है, 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए। इसका मतलब 19 का यानी 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए। इसका मतलब ए जो है 19 का भाग है और ये ए इस 19 एक का भाग है। समझ में आ गया आपको। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की बात करता हूँ।
अब बात करता हूँ संविधान का वर्गीकरण। संविधान का वर्गीकरण, किसी भी देश का संविधान हो उसको कितने भागों में उसका वर्गीकरण कैसे होता है। संविधान का वर्गीकरण मैं बात करता हूँ, एक होता है लिखित संविधान वर्सेस अलिखित संविधान और लिखित संविधान। ठीक, उसके बाद निर्मित संविधान। इस निर्मित का एक और नाम है अधिनियमित के नाम से जानते हैं, अधिनियमित के नाम से जानते हैं। अधिनियमित संविधान एवं विकसित संविधान। इसके तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं, कठोर संविधान या उसको अन्वय संविधान कहते हैं, अन्वय एवं लचीला संविधान। लचीला संविधान, इसको क्या कहते हैं, नमय। ठीक, समझ में आ गया। लिखित संविधान यूएसए का है, अलिखित संविधान इसके अंतर्गत ब्रिटेन है, निर्मित एवं अधिनियमित संविधान इसके अंतर्गत ब्रिटेन है, और कठोर एवं नम्य संविधान इसके अंतर्गत पड़ता है यूएसए है। लचीला नम्य संविधान ये क्या है, ब्रिटेन का है। किसका है, ब्रिटेन का है। आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है, जिस संविधान का अधिकांश भाग एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिखित संविधान क्या होता है, जिस संविधान का अधिकांश भाग, अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है उस संविधान को क्या कहते हैं, लिखित संविधान। मैं लिख भी दे रहा हूँ, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा, हिस्सा मतलब भाग, एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। लिखित संविधान क्या है, जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे पार्ट की बात। अलिखित संविधान के बारे में क्या होता है, अलिखित इसके नाम से यह स्पष्ट है, अलिखित जिस संविधान का अधिकांश हिस्सा लिखित रूप में ना हो बल्कि एक राजनीतिक परंपराओं के आधार पर
परंपराओं के आधार पर बेस्ड हो, ये वो क्या होता है हमारा अलिखित संविधान। जिस संविधान का अधिकांश भाग लिखित ना हो बल्कि वह एक राजनीतिक परंपराओं के आधार पे प्रारूप के रूप में चलता हो, बेस हो, वो क्या कहता अलिखित संविधान। मैं लिख दे रहा हूं, इसका अधिकांश भाग अलिखित हो अर्थात राजनैतिक परंपराओं के रूप में हो। जिस संविधान का अधिकांश भाग अलिखित अर्थात राजनैतिक परंपराओं के रूप में हो उसको क्या कहते हैं, अलिखित संविधान। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तीसरे की बात मैं करता हूं, निर्मित संविधान की बात करता हूं। निर्मित संविधान क्या होता है? निर्मित संविधान जिस संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है वो क्या है, निर्मित संविधान होता है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, जिस संविधान का निर्माण विशेष समय पर एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक, निर्मित संविधान क्या है? जिस संविधान का निर्माण विशेष समय पर एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है वो कहलाता है हमारा क्या, निर्मित संविधान। अब आते हैं विकसित संविधान के बारे में बात करते हैं। विकसित संविधान के बारे में बात करते हैं। विकसित संविधान, विकसित संविधान क्या है? जिस संविधान की, मैं लिख रहा हूं, जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में होती है, उसे ऐतिहासिक विकास के क्रम में होते हैं, उसे विकसित संविधान कहते हैं। विकसित संविधान कहते हैं। देखिए, जिस संविधान की उत्पत्ति ऐतिहासिक विकास के क्रम में होती है उसे विकसित संविधान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे का पढ़ते हैं। कठोर और लचीला संविधान क्या है? कठोर संविधान, इसी को अन्वय संविधान भी कहते हैं। कठोर संविधान क्या है? जिस संविधान संशोधन, कठोर संविधान क्या है? जिस संविधान में संशोधन आसानी से नहीं होता बल्कि कठिनाइयों के माध्यम से होता है, अर्थात एक विशेष बहुमत से होता है, उसे ही क्या कहते हैं? कठोर संविधान। जिस संविधान में संशोधन कठिनाइयों से अर्थात विशेष बहुमत से होता है उसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान। जिस संविधान में संशोधन
कठिनाई से अर्थात विशेष बहुमत से होता है उसे कठोर संविधान कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लचीला संविधान, ये कठोर संविधान का ही बिल्कुल उल्टा है। जिस संविधान में संशोधन आसानी से अर्थात साधारण बहुमत से हो जाए। हाँ, लचीला संविधान क्या है? जिस संविधान में संशोधन आसानी से अर्थात साधारण बहुमत से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? लचीला संविधान। चलिए मित्रों, आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभ संध्या।